राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो फॉलोवर्स हैं उन सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले जिन साथियों ने अपना कमेंडेशन सर्टिफिकेट के लिए और किट के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिन्होंने अपने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए थे उनमें से कुछ साथी अभी बचे हुए हैं। मेरा उन साथियों से भी नम्र निवेदन है कि वो अपना सर्टिफिकेट और मेडिसिन जो है शीघ्रता अति शीघ्र प्राप्त कर लें। और जो साथी न्यूरोथेरेपी सीखना चाहते हैं ये ऑनलाइन कोर्स है। आपको सप्ताह में 2 दिन क्लासेस दी जाएंगी और 6 महीने का ये कोर्स है। इसके साथ साथ में जो है आपको प्रैक्टिकल भी जो है हमने मोबाइल पर ही जो है वीडियो के थ्रू से ही जो है आपको व्यवस्था हमने कर दी है, ताकि आपका प्रैक्टिकल में जो है वो वीडियो के द्वारा ही हो जाए। उसमें वीडियो में आपको जो है दिखाया जाएगा कैसे किस पॉइंट को किस प्रकार से उसको जो है प्रेस करना है आपने। तो ये सब चीज़ें जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही आपके द्वारा जो है भेजी जाएंगी, तो आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जो साथी एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबर पर जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये ज़्यादा सूचना थी। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है आज की एक विशेष बीमारी है। साथियों, बीमारी कोई जानलेवा तो नहीं होती है, लेकिन समाज में जो है ये बड़ा अपमानित भी हमें करवा देती है। तो उस बीमारी का नाम है कोरिया यानी कि अंगों का अनचाहा हिलना डुलना, इनवॉल्ट्री जो है टर्मरिंग होना, बिना इच्छा के अनिच्छा से ही जो है वो अंग हिलते रहते हैं। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। साथियों, जैसे कि मैंने बताया है कि इस रोग में अनियमित मांसपेशी हिलती हैं। यह आपके हाथ पैर और चेहरे की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। जैसे कोरिया का शब्द क्या होता है? कोरिया का शब्द है कि नृत्य करना, नाचना, जैसे आप नाच रहे हैं या बेचैन हैं। कोरिया को जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, इसीलिए इसका नाम कोरिया पड़ा है। इस रोग का नाम भी कोरिया पड़ा है। यह रोग अपने आप में जानलेवा नहीं होता है, लेकिन समाज में ये आपको अपमानित ज़रूर महसूस करा सकता है, आपका अपमान ज़रूर करा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है सामने वाला ये नहीं जान पाता कि इसको ये रोग है। जैसे किसी की आँख फड़कती है, वो आँख जो है उसकी फड़कती रहती है, या गर्दन हिलती है तो उसकी गर्दन जो है हिलती रहती है, या हाथ का जैसे इशारा है तो हाथ ऐसे हिलता रहता है, जैसे सामने वाला सोचता कि ये मुझे बुला रहा है, लेकिन वो उसकी बीमारी को नहीं देख पाता। इसी तरह से जो है आँख जो है एक आँख बंद करने लगता है, आँख मारने लगता है, तो उससे भी जो है सामने खड़ा हुआ व्यक्ति सोचता है कि ये मेरी ओर आँख मार रहा है। तो ऐसी अवस्था में उसको बड़ा अपमानित होना पड़ता है। तो इसके कारणों पर अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें जो हमारी ब्रेन के अंदर एक बेसल गैंग्लिया जो है ब्रेन का ही पार्ट है, बेसल गैंग्लिया, उसके अंदर जब डोपामाइन की अधिकता हो जाती है तो ये हमारी जो है गति को अनियंत्रित कर देता है। क्योंकि ये बेसल गैंग्लिया जो है वो हमारी गति को नियंत्रित करता है, लेकिन जब इसमें डोपामाइन एक्सेसिव मात्रा में चला जाता है तो उस अवस्था में जो है ये हमारी पूरी बॉडी के बैलेंस को जो है उसको अनियंत्रित कर देता है। दूसरा जो है ये रोग वंशानुगत भी हो सकता है। उसके और भी कई कारण हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, या सिस्ट वगैरह बन गई है, या फिर कोई चोट लग गई है, उसके कारण भी जो है ये कोरिया का रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उसको स्ट्रेप थ्रोट होता है,
हो जाए या स्कारलेट फीवर के कारण जो है उसको रोमेटिक बुखार जो उसको आ जाता है, ऐसी अवस्था में जो है उसके अंग अपने आप ही स्वेच्छा से ही अनैच्छिक रूप से हिलने लगते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हमारा जो हार्मोन है या मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उसके इम्बैलेंस होने से भी उसके अंदर कोई विकार आ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, उसके कारण भी जो है ये कोरिया का रोग आ जाता है। तो इसके अतिरिक्त और जो है दवाएँ हैं जो होती हैं, कई प्रकार की ऐसी दवाएँ होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, उसके रूप में भी जो है ये कोरिया का रोग देखने को मिलता है। तो ये थे साथियों इसके कारण। और इसके लक्षणों पर अगर हम चर्चा करें तो इस रोग में साथियों जो है अनियंत्रित हरकतें कई रूप ले सकती है। हल्के रूप में कोरिया से पीड़ित लोग जो है अपनी प्रॉब्लम को छिपा लेते हैं, वो जो है जाहिर नहीं होने दे देते हैं और सामने वाले को जाहिर नहीं होने देते हैं। लेकिन कई बार जो है इसका गंभीर रूप भी हो जाता है, तो उस अवस्था में जो है कई बार उस बेचारे की पिटाई भी हो जाती है उसमें, और जो है दूसरे अंगों को भी जो है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बिल्कुल जो है गंभीर अवस्था में जो है रोगी अपनी जो है क्या कहते हैं उसको मांसपेशियों पर बिल्कुल भी जो है नियंत्रण वो नहीं कर पाता है। तो इसके ये लक्षण हैं साथियों। तो इसका जो है हम इलाज किस प्रकार से करें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या इलाज कर सकते हैं। देखिए इसका उचित कारण जान करके इलाज करना चाहिए कि उसका कारण क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, तो उसका जो है मान करके उसमें करना चाहिए। तो अब हम जैसे इसका इलाज करेंगे, तो हम इसका इलाज कर रहे हैं कि ब्रेन में कोई सिस्ट वगैरह है, कोई ट्यूमर है, कोई इन्फ्लामेशन वगैरह है, या मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, या डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, या हार्मोन की प्रॉब्लम है। अब इसको आधार मान करके हम यहाँ ट्रीटमेंट लिख रहे हैं। अब बाई चांस मान लें कोई आपके पास में, जैसे मैंने बताया है, डोपामाइन की एक्सेसिव हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो उसको भी कंट्रोल करने का जो है उसका कारण हमने जान करके इलाज करना चाहिए। तो कई साथी होते हैं कि उस वीडियो तो वो देखते नहीं है, सुनते नहीं हैं, और जो ट्रीटमेंट बताया है, किसी को डोपामाइन एक्सेसिव मात्रा में हो रहा है तो उसको भी आपने यही ट्रीटमेंट दे दिया। नहीं, वो अपने विवेकानुसार जो उसका ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें फेर-बदल करके। तो इसका जो है हमने पहला जो हमारा कंपोजिशन यहाँ पर बनता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के EHT ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, तो उसमें BP, BC, S2, S10 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। तो साथियों इसमें BP आप जानते हैं कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए है, हार्मोनल सिस्टम के को बैलेंस करने के लिए है, और BC जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए है। तो उसके साथ साथ में S2 जो है वो क्या काम करता है, यहाँ पर हमारी बॉडी के विष को यानी टॉक्सिक को बाहर करने का यहाँ पर काम करता है। S10 जो है वो हमारे पाचन तंत्र पर जो है एलिमेंट्री कनाल से लेकर के गुदा तक जो है पूरे पाचन तंत्र पर जो इसका कार्य होता है। तो और BE जो है वो फ्रेश जो है ऑक्सीजन प्रदान करके ब्लड के थ्रू जो है हमारी सहायता करता है, और ब्लड का पूरी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने इन मेडिसिनों को इसलिए लिया है। तो इसकी जो है BP की 20 ड्रॉप है, BC की 10 ड्रॉप है, S2 की 20 ड्रॉप है, S10 की 20 ड्रॉप है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की 20 ड्रॉप है। इसको क्या करना है आपने, हमारे D4 से जो हमारा 149 वाला D4 है, उसको उसमें से जो है आपने इसकी लेनी है ये बूंदें, और 30 ml की खाली बोतल में डालकर बाकी का डिस्टिल वाटर उसके अंदर भर देना है, और 15 से 20 बूंद जो है रोगी की आवश्यकता बॉडी वेट के अनुसार जो है 10 से 15, 15 से 20 भी दी जा सकती हैं, जैसे भी रोगी है उसके अनुसार उसको आप दे सकते हैं, दिन में 4 बार करके खाने से पहले। दूसरा हमारा जो यहाँ पर कंपोजिशन है वो है C1, विनेरियो 1, वैन 1 और GE। ये सारी हमारी जो है स्ट्रक्चरल मेडिसिन है। ये इन्फ्लामेशन वगैरह है, ब्रेन में सिस्ट वगैरह है, या ट्यूमर वगैरह की प्रॉब्लम है, या सोजन है, या कोई सेप्टिक वगैरह बन गया है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर हम इसको देते हैं। तो इनकी जब सबकी जो है 5-5 बूंदें जो है हमने 30 ml में डालनी है 149 के रेशियो वाले D4 से, और बाकी का डिस्टिल वाटर डाल के 50 रोगी इसके अंदर दे करके रोगी को 10-10 बूंद जो है
दिन में 4 बार जो है देना है आधा कप पानी के साथ में। तो ये हमारा ट्रीटमेंट था। साथ ही उसके साथ साथ में न्यूरोथेरेपी का एक पॉइंट हम यहाँ पर दे सकते हैं, मेडुला, यानी कि 15 मेडुला, 15 मेडुला हम इसके अंदर देते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, मेटाबॉलिक सिस्टम को नियंत्रित करता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं साथियों, जो हमारे कान का है, कान के पीछे से और यहाँ गर्दन तक, ये हंसली जो होती है, इसको हंसली की हड्डी बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं यहाँ तक। तो इसको हम अगर 2 बार करेंगे, ये हमारा 1 काउंट होगा। तो इस प्रकार हमने 15 मेडुला देना है, तो ये हम 30 बार देंगे इसको ऐसे करके। पहले हम लेफ़्ट साइड से देंगे 15 बार, फिर 15 बार देंगे हम राइट साइड से। तो उसके बाद में 30 मिनट जो हमें रुकना है, उसके बाद फिर 15 यहाँ से देना है, फिर 15 यहाँ से देना है, यानी कि 15 मेडुला है इंटू 2 ट्रीटमेंट उसको हम देंगे। तो रोगी बहुत जल्दी जो है इस रोग से जो है निजात पा जाएगा और बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा साथियों, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है इसमें डोपामाइन की ही ज़्यादातर होती है। तो इसलिए ये मैंने न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट इसके अंदर जो है मेंटेन किया है। और इसके साथ साथ में जो है खान पान का भी विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है साथियों। इसके अंदर जो है पुराना साठी चावल है जैसे, और दलिया है, मूंग है, अरहर की दाल वगैरह है, लौकी, तोरी, करेला है, कद्दू, मौसमी, हरी सब्जियां हैं जैसे पत्ता गोभी, पालक है, चुकंदर, टमाटर, अंकुरित अनाज जैसे है। ऐसा जो है सात्विक पदार्थ जो है उसको खाने चाहिए। बिल्कुल हल्के पदार्थ हैं, नेचुरल पदार्थ हैं, ये उसको सेवन करने चाहिए। और जो है साथियों जैसे नया अनाज वगैरह है, या फिर राजमा है, चना, मटर, छोले वगैरह है, और इसके साथ साथ में जैसे बैंगन है, कटहल है, आलू, दही, नींबू, बेकरी उत्पाद है, या मसालेदार भोजन है, तले हुए हैं, बाज़ार में मिलने वाले रेडी पटरियों पर जो मिलने वाले भोजन हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों से जो है रोगी को बिल्कुल दूर रहने की सलाह दें। उसको बिल्कुल भी उनका सेवन ना करें। और इसके साथ साथ में साथियों जो है आसन प्राणायाम के अंदर जो है भस्त्रिका का प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति वगैरह है, ये भी जो है रोगी को बराबर मात्रा में जो है उसको बराबर करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ में जो है भुजंगासन है साथियों, इसके साथ साथ में जो उत्तान पाद आसन है, सर्वांगासन वगैरह जो हैं, ये भी जो हैं कोरिया रोग के अंदर बहुत ही लाभदायक आसन हैं। इनको करने से जो है रोगी को बहुत लाभ इसके अंदर मिलता है। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आपको कैसा लगा? अपने सुझाव अपने जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। आगे आप और किस रोग पर चर्चा कराना चाहते हैं, ये भी सुझाव आप जो है दे सकते हैं, क्योंकि साथियों तकरीबन जो है रोग हमने कवर कर लिए हैं, फिर भी कोई बचता है जिसका वीडियो अभी तक नहीं बना है, तो आप उसको ज़रूर जो है हमें सलाह दें, तो उस पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों, राधे राधे।